दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं एकेडमिक सक्सेस विद निशांत चैनल में। और दोस्तों, हमने पिछले दिनों में देखा था कि नवपाषाण कालीन संबंधित अलग अलग भारत के उपमहाद्वीप के बाहर जो कि किस प्रकार से ईरान, तुर्की इत्यादि जगह पे नवपाषाण कालीन संबंधित जगहों की प्राप्ति संबंधित स्थलों की खुदाई हुई। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि आज के आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है, कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने क्या क्या खोजा था, ये हम लोग देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में नवपाषाण कालीन संबंधित वस्तुओं और जगहों की खोज की गई। तो निंदोवरी से कुल्ली मृदभांडों की खोज हुई थी। और ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि भारत के हरियाणा के हिसार से नवपाषाण कालीन संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई थी, खोज की गई थी। और देखते हैं आगे कि विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार से विंध्य श्रृंखला क्षेत्र में किस प्रकार से नवपाषाण कालीन संबंधित वस्तुओं की खोज हुई। तो बेलन घाटी, अरवा, सोन, रिहंद, गंगा, लापड़ी, पैसुनी नदियों के किनारे भी 40 नवपाषाण कालीन पुरा स्थलों की शिनाख्त की गई है। 40 है वो संख्या। कोल्डिहवा, महागरा, पंचो, इनादरी जैसे नवपाषाण कालीन स्थलों की खोज हुई थी। आगे देखते हैं कि चौपानी, मांडव, बोलन घाटी के आसपास है, वहाँ से चावल की प्राकृतिक प्रजाति का खोज किया गया था। इलाहाबाद जिला से कोल्डिहवा, महागरा इसके लिए दो महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन केंद्र है। कोल्डिहवा जो कि आज के आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से नवपाषाण कालीन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 3 जगह है, कोल्डिहवा, कुंझुनू और महागरा। और लाहौर देवा भी है यहाँ पे। और मेहरगढ़, संभर, दिदवाना जो कि आज की आधुनिक राजस्थान में है, यहाँ से भी प्राप्ति हुई है नवपाषाण कालीन संबंधित जगहों की। सोन घाटी जो कुंझुन नामक नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से भी प्राप्ति हुई है नवपाषाण कालीन वस्तुओं की। कोल्डिहवा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संतनगर से भी लहुरा देव। तो ये देखेंगे आपने ऊपर में मैप में देखा कि लहुरा देव किस तरह से उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी साइड जो है उत्तरी बाउंड्री पे पड़ता है। तो वहाँ से भी इसकी खोज की गई है, लहुरा देव। और लद्दाख के गियाक नामक स्थान से भी नवपाषाण कालीन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। तो राजस्थान लद्दाख के गियाक से और राजस्थान के नमक वाले झीलों से भी, जो कि डिडवाना, लूंकरन, सार और सांभर इत्यादि जगहों से भी नवपाषाण कालीन वस्तु। तो हम लोग जानते हैं कि डिडवाना, लूंकरन, सार और सांभर जो है वो राजस्थान में पाया जाता है और ये नवपाषाण कालीन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है वो झीलों के तट के किनारे ही ये संस्कृति यहाँ पे बसी हुई थी। और नवपाषाण, चूँकि आप ये जानते होंगे कि नवपाषाण काल में कृषि और जानवरों को के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक स्रोत साफ पानी नहीं था, इसीलिए झीलों और नदियों के तटों पे ये बसे हुए थे। तो वहीं ताम्रपाषाण काल में ऐसा नहीं था और दूर दूर तक भी संस्कृति बसी हुई थी, परंतु ऐसा नवपाषाण काल में नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा संस्कृति विकसित नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं बढ़ा था कि दूर दूर तक सामान की आवाजाही हो सके आसानी से। तो देख सकते हैं आगे किस प्रकार से कि कश्मीर की ये जो जगह बनाए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुर्जहोम, गुफकराल, हड़िप गोम, जय देवी उदर, ओलची बाग, पामपुर, पंजगोम, सोमबुर, थाजीबोर, बेगगुंड, बजटाल, गुरहोम, सांगरी, दामोदर इत्यादि। फिर से देखते हैं, बुर्जहोम, गुफकराल, हड़िप गोम, जय देवी उदर, ओलचिबी बाग, पामपुर, पंजगोम, सोमबुर, थाजीबोर, बेगगुंडू, बजटाल, गुरहोम, सांगरी, दामोदर प्रमुख हैं। आगे कि बुर्जहोम का अर्थ होता है प्लेस ऑफ द बर्च, यानी बुर्ज दंड का स्थल। यहाँ पे बर्च और वृक्षों के जले हुए अवशेष जहाँ से प्राप्त हुए उसको बुर्जहोम कहा गया, जैसे प्लेस ऑफ बर्च कहा गया। आगे देखते हैं कि 1935 में डी टेरा और पेटरसन इस स्थान को खोज किया था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बुर्जहोम की खोज किसने की थी। बुर्जहोम तो वो थे टेरा और पेटरसन, और ये यही दोनों विद्वान थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाण कालीन सबसे पहला प्रथम अध्ययन किया था। कहाँ पे किया था? तो पाकिस्तान के सोहन घाटी से जो नवपाषाण काल संबंधित औजार थे उसका अध्ययन किया था। उन्होंने क्या बताया था कि भारत में 3 प्रकार की प्रजातियां हैं आदि मानवों की। वो क्या है? शिवा, रामा और ब्रह्म। शिव, राम और ब्रह्म, आप ये जरूर याद रखिएगा। और फिर ये देखते हैं
कि नामों को आप याद करना अपने आप में एक चैलेंज है। परंतु मैं ये बार बार कहता हूँ कि आप ये सिर्फ यह ध्यान में मत रखिए कि मैं इतिहास को फैक्ट याद रखने जा रहा हूँ, बल्कि एक तरीका है कि एक इनिशियल स्टेज है कि आप आपका जो विश्वास है अपने माइंड के ऊपर याद करने की चीज़ों के ऊपर, तो वो धीरे धीरे आपके डिसिप्लिन से होते होते कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे आपको अपने कंट्रोल में आप ले लेंगे और उससे ज़्यादा चीज़ें प्रखर हो जाएंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि डिसिप्लिन के साथ बार बार एक ही चीज़ों को करने से ना सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आता है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जो क्षमताएं, प्राकृतिक प्रदत्त क्षमताएं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। खैर आगे देखते हैं कि क्या बुर्ज़ के लोग गड्ढे में रहते थे, तो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो है आर.एस. कनिंघम के द्वारा दिया गया, और आर.एस. कनिंघम और द सदरलैंड विद्वान ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, गड्ढे में ये लोग रहते थे और गड्ढों में अगवनी प्रजनन करने का उद्देश्य था, और उसके हिसाब से ये लोग सारी व्यवस्था गड्ढे के अंदर ही कर लेते थे। तो ये सिर्फ यही याद रखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि कश्मीर के लोग गड्ढे में रहते थे कि नहीं रहते थे, इससे संबंधित दो विद्वानों ने सिद्धांत दिया, और वो लोग कौन थे? तो कनिंघम और सदरलैंड। आगे है अब देख सकते हैं कि बुर्ज़ से जो तीर की प्राप्ति हुई है, या अन्य प्रकार के जो औजार की प्राप्ति हुई है, वो कितना ज़्यादा विकसित है। पत्थरों में छेद भी हैं, प्राप्त होते हैं यहाँ पे। तीर, धनुष, भाला इत्यादि का भी उपयोग होने लगा। और आगे देखते हैं कि बुर्ज़ नवपाषाणकालीन औजार, माइक्रोबियर विश्लेषण इत्यादि में बताते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूजीसी का नोटिफिकेशन कल ही आया है, जो कि 1 दिसंबर 2021 को आया है, और उसके अनुसार अब जो पैट जो होती है पीएचडी एडमिशन टेस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटियों के द्वारा पीएचडी में एडमिशन के लिए कंडक्ट की जाती है, तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको नेट क्वालिफाई हर हाल में करना होगा। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नेट और पीएचडी कौन ज़्यादा कंपलसरी है। सरकारें हर बार आती हैं, अपने अपने हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से नियम बदलती रहती हैं, परंतु आप एक बात गौर कीजिएगा कि नेट और पीएचडी जिसके पास दोनों है, और साथ ही साथ वो जेआरएफ भी है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो रेस में सबसे आगे है, और वो सबसे मजबूत दावेदार है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर पीएचडी एडमिशन टेस्ट अब तो ख़त्म होने जा रही है, और ख़त्म हो भी गई इस नोटिफिकेशन के अनुसार, तो नेट को क्वालिफाई करना बहुत ही आवश्यक है। और ये ज़रूर लग सकता है आपको कि ये भास्ट है, लेकिन ये भास्ट है नहीं। चीज़ों को धीरे धीरे जैसे आप करना प्रारंभ करते हैं, आधा चीज़ें तो कहते हैं ना कि मन बना लेने से आधा ही कार्य पहले ही हो जाता है। पहला कार्य है आपका मन बनाना, और दूसरा काम है प्रयास स्टार्ट करना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मुझसे आप यहाँ से देखिएगा, पढ़िएगा तो आपका एक बार में निकल जाएगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे भी 3 या 4 दफ़ा लगे थे, तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा मेरा निकला था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप निरंतर बने रहिएगा, तो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड तो आएगा ही, साथ ही साथ आपका अपना व्यक्तिगत विकास भी होगा, और आगे पीएचडी के लिए भी आपके द्वार खुलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से गुफ कराल जो है, ये गुफ कराल कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आज के आधुनिक जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से भी नवपाषाणकालीन संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई है। राजस्थान से भी प्राप्त हुई है। राजस्थान और मालवा के क्षेत्र से बहुत सारे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की भी यहाँ पे खोज हुई है। तो ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो जगह नवपाषाणकालीन संबंधित थे, वही जगह पे ठीक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। इस वजह से वहाँ संस्कृति का विकास हो गया, क्योंकि वहाँ से पहले से ही संस्कृति बसी हुई थी। तो नए बस्तियों को बसाना उतना ज़्यादा कठिन था नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बाला थल जो है वो, और आहार, ये जो है आपके आधुनिक राजस्थान में पड़ता है, वो कितना महत्वपूर्ण है, नवपाषाणकालीन संबंधित है। गणेश्वर संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को इंगित करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से गणेश्वर जोधपुरा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो झुंझुनू के आसपास है। तो यहाँ से ताम्रपाषाण, तो आप देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार से ताम्रपाषाणकालीन संबंधित संस्कृति का जो है वो उद्भव स्टार्ट हो जाता है। और नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार सबसे ज़्यादा भारत में ताम्रपाषाणकालीन संबंधित स्थलों की प्राप्ति और खोज की गई। तो वह कहाँ से की गई थी? तो वह राजस्थान से की गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो भौतिक संपदा है, वहाँ पे ताम्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बालेश्वर और खेतरी जैसे स्थानों से जुड़ा हुआ है। ये सवाल बार बार पूछा गया कि खेतरी किस लिए महत्वपूर्ण है? तो खेतरी ताम्र धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। ताम्र
योगिन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने विजिट किया था और वहाँ के राजा के द्वारा जो दीवान के द्वारा जो मदद की गई थी उसके बाद उन्होंने शिकागो विजिट किया था। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान से संबंधित ही जगह है यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए। गणेश्वर, जोधपुरा, मृदभाट का व्यापक प्रसार है और भी ये सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं कि आहार, गिलिंद, बालाथल इत्यादि ये 3 जगह दिए हुए हैं। और फिर आगे देखते हैं, ये सारे जगह देख सकते हैं हम लोग दोस्तों किस प्रकार से मानचित्र बना हुआ है, इसमें ये सारे जगह का नाम दिया गया है। तो सारे जगहों का नाम तो याद रखना संभव भी नहीं है, परंतु एक बार जो महत्वपूर्ण जगह है उनको याद कर लेना आवश्यक है। 1-2 बार इन सारे जगह को आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर संभव हो तो आपके पास अगर हार्ड कवर किताब की खरीद सके तो और ज़्यादा बेटर होंगी। और इस वीडियो को देखते हुए आप उसमें चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप अपने से पूरे किताबों को पढ़ के आप हाईलाइट कर सकते हैं फैक्ट को। तो आप देखिए कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास और उदयपुर ज़िले में कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह है। तो ये छोटे छोटे जगह हैं। और राजस्थान PCS के लिए, राजस्थान के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जब परीक्षा आएगी तो मेरे हिसाब से वही सिर्फ महत्वपूर्ण होंगी। परंतु जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिक्चर बनी है खुदाई वाले स्थल जो आपको ऑकरी कलर से बने हुए हैं, गेरुआ रंग से बने हुए हैं, तो देख सकते हैं कि आहार और बालाथल और गिलिंद ये 3 जगह हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आहार, गिलिंद और बालाथल, ये आहार संस्कृति ये किससे संबंधित है? तो ये नवपाषाण और ताम्रपाषाण तीनों से संबंधित है। और बालाथल से बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई है। मालवा का क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो आज के आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ से क्या हुआ? तो कायथा संस्कृति से संबंधित मृदभाड़ों की प्राप्ति हुई। कायथा संस्कृति क्या है? तो कायथा के लोग ताम्र तकनीक में दक्ष थे। और फिर देखते हैं कि पश्चिमी दक्कन जो है वहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ था? तो प्राचीनतम कृषक संस्कृति तापी घाटी में स्थित सावलदा के नाम पर सावलदा संस्कृति के रूप में जानी जाती है। और इस संस्कृति की शुरुआत 3रे सहस्त्राब्दी में हुई थी। सावलदा संस्कृति किस लिए जानी जाती है? तो सवालदा जानी जाती है कि वहाँ पे कुम्हारों के द्वारा चाक पर मृदभाड़ों का निर्माण किया जाता था, जिसका रंग क्या होता था? तो चॉकलेट रंग का होता था। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। कावोथे जो है वो कहाँ पे है? तो वो सावलदा संस्कृति से संबंधित है। कावोथे किस लिए संबंधित है? तो वो सावलदा से है। और गोदावरी की जो सहायक नदी है, प्रवर नदी, जो जहाँ पे दाइमाबाद जगह स्थित है, वहाँ से भी सावलदा संस्कृति की प्राप्ति, सावलदा संस्कृति के अवशेष मिले। तो सावलदा और दाइमाबाद किससे संबंधित है? तो दाइमाबाद नामक स्थल से सावलदा संस्कृति का प्रमाण मिला है, जो गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवर नदी के तट पर है। और सौगरा जो नवपाषाण काल से संबंधित है, वहाँ पे 6 सांस्कृतिक स्तरों की खोज की गई है। और उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में नवपाषाण तथा नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन कई स्थल हैं, जिसमें चिरान, सेनुआर, चेछर, कुतुबपुर, मनेर, ताराडीह इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण ताम्र और नवपाषाण कालीन संबंधित स्थलों में ये जगह है। ये कौन कौन से 5 केंद्र हैं? तो सेनुआर, सोनपुर से आप लोग याद रखते हैं सेनुआर हालांकि अलग जगह है। सेनुआर, छेछुर, कुतुबपुर, मनेर, ताराडीह इत्यादि। आगे देखते हैं कि सारण का चिरांद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिरांद छपरा जिले में है और बहुत ही छोटा गांव है। यहाँ पे मैंने विजिट भी किया था और देखा था। तो ये बिहारी संस्कृति के लिए बहुत ही अभिमान का एक और गौरव का स्रोत रहा है। आगे देखते हैं कि श्रावस्ती, हुलास, खेरा, अयोध्या और गोरखपुर, इतनी सारी जगह हैं, छोटी छोटी जगह हैं। यहाँ से नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन संबंधित चीज़ों की प्राप्ति हुई है। तो ये सारे नाम आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, परंतु इसको याद करना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और पटना से बड़े विदुपुर के निकट छेछर कुतुबपुर गांव है। तो ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो नवपाषाण कालीन जो जगह है वहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति में हम लोग को पहले ही देखा था कि मृदभांड होंगे, हड्डी होंगे इत्यादि, औजार और सेलखड़ी और चलसेटुनी के सूक्ष्म
ये इंपॉर्टेंट है कि सेलखड़ी और चैल्सिडोनी किससे संबंधित है, तो ये नवपाषाण काल से संबंधित हैं, और जो पत्थर के जो औजार बनते थे वो इसी से बनते थे। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में चूँकि पत्थरों से औजार बनते थे, इसलिए नवपाषाण काल में सेलखड़ी और चैल्सिडोनी से पत्थरों का निर्माण होता था। और सेनुअर का क्षेत्र हम लोगों ने देख चुका है कि वहाँ पे किस लिए महत्वपूर्ण है कि लाल मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, लाल और धूसर मृदभांड, और वो कहाँ से हुआ था, तो सेनुअर से। और फिर आगे देखते हैं कि ये जो है नीलगायों और अन्य तरह के जो है पशुपालन के का जो है प्रमाण यहाँ से मिलता है। और फिर आगे देखते हैं कि बिहार के बोधगया से महाबोधि मंदिर के निकट जो है ताराडीह गांव है, वहाँ से नवपाषाण कालीन संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई है। और देख सकते हैं यहाँ पे नयापुर और कुचाई संबंधित हस्तकुठार, सिल्ट कुचाई से प्राप्त हस्तकुठार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और फिर आगे देखते हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर इत्यादि जगहों से प्राग ऐतिहासिक केंद्रों का जो है अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका है, परंतु ये चूँकि ये जगह पे ये ऐसे मंगोलॉयड लोग और बहुत ज़्यादा रहते थे, और अल्पाइन लोग रहते थे, अल्पाइन आदि मानवों को कहा गया, तो इसीलिए यह कुछ हद तक यहाँ से इसका डिटेल अध्ययन नहीं किया गया है, कुछ जगहों का ही सिर्फ खोज किया गया है। और आने वाले भविष्य में इसका उम्मीद किया जाता है कि और अत्यधिक विस्तृत अध्ययन होगा। खासी गारो हम लोग जानते हैं मेघालय में स्थित है, और नागा और कछार की पहाड़ियों पर पॉलिश किए गए औजारों के मिलते हैं। दक्षिण भारत में क्या है कि दक्षिण भारत में कौन से जगह है, तो उतनूर, पल्लवोय और कोडेकल और वाटगल, ये 4 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उतनूर, पल्लवोय, कोडेकाल और वाटगल। तो आप याद रख सकते हैं यू से उतनूर, पी से पल्लवोय, कोडेकाल के और वाटगल। तो यूपी के वाट, तो आप इसे याद रख सकते हैं यूपी के वाट, और मतलब पावर से आप याद रख सकते हैं कि यूपी के वाट कहाँ पे है, तो दक्षिण भारत में है। यूपी, उतनूर, पल्लवोय, कोडेकाल और वाटगल। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से पशुओं को पालने का प्रमाण मिला है, और ये भी प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर राखों का ढेर बहुत मिला है। तो इससे ये पता चला है कि पशुओं को या गोबरों को जलाया जाता था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं कि आप राखों का टीला यहाँ पे अध्ययन किया गया है। देख सकते हैं उतनूर के पत्थर से कुल्हड़ और चमकीले धूसर मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, और लाल गेरुए रंग के से रंगा होता था यहाँ पे जो मृदभांड मिलते थे। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में जो मृदभांड है वो किस रंग में मिलते थे, तो लाल और गेरुए रंग के मृदभांड होते हैं। और कौन कौन से वो 4 स्थल हैं, तो उतनूर, पल्लवोय, कोडेकाल और डब्लू वाटगल। यूपी के वाट, और वाटगल से और कौन कौन से जगह है, देवराजा एवं अन्य जगह हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है कि राख के टीलों का रहस्य क्या है, जो अलग अलग सिद्धांत दिया गया है। तो न्यू बोल्ड के द्वारा इसका सिद्धांत किया गया, तो किसके द्वारा अध्ययन किया गया था, तो न्यू बोल्ड के द्वारा राखों का टीलों का अध्ययन किया गया था। और अबस ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम बार नवपाषाण कालीन संस्कृति के लिए कुरातिनी नामक जगह से यहाँ से राख के ढेर, तो कूड़ा से आप याद रख सकते, कूड़ों का ढेर कुरातिनी, वहाँ से राख के ढेर मिले। किसका अध्ययन किसने किया था, तो अबस ब्रूस फुट ने। तो ब्रूस फुट से आप रख सकते हैं पैर, ब्रूस फुट से चलते हुए गया, वहाँ पे अध्ययन किया, और उसको कुरातिनी कूड़ा से संबंधित जगह का अध्ययन किया, वहाँ पे सिर्फ राख के ही ढेर थे। बस इतना ही काफ़ी होगा। और रॉबर्ट सी वेल ने भी अध्ययन किया और कहा कि मवेशियों के इन्होंने उल्टा सिद्धांत दिया, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो आप देख सकते हैं इतिहास में कोई एक मत देता है तो उसके विरोध में चल जाता है कोई, तो फुट के ने दूसरा सिद्धांत दिया और कहा क्या, फुट के विरोध में दूसरा सिद्धांत सीवेल ने दिया, और क्या कहा कि यहाँ पे पशु के ढेर से संबंधित ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे राख के ढेर सोनार या लोहार के द्वारा लोहा गलाने से हुआ। तो ये एक लॉजिकल चीज़ है कि इतना ज़्यादा बड़ा राख का ढेर सिर्फ सोनार लोहा गलाने से हो नहीं सकता है, ये जरूर जानवरों के हड्डियों इत्यादि से प्राप्त की गई के जो अवशेष होंगे उसी से होगा ये। तो ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये जो लॉजिक है वो भी सही है। तो इतिहास में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उसका भी लॉजिक कुछ हद तक सही है ऊपर वाले का, फुट के द्वारा कि ये जानवरों के अवशेष के थे प्राप्त, और ये भी कह सकते हैं कि वेल का भी जो है सिद्धांत से कुछ हद तक सही है। तो इतिहास की यही खूबी है कि एक से ज़्यादा मोर देन वन अगर थ्योरी दिए जाते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से आप सोचिएगा, जिसने दिया है, जिसने वो बातें की है, तो कुछ हद तक उसकी बातें सही भी है। तो हम लोग की लाइफ की भी यही खूबसूरती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी होने के बाद एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। आप हर कोई एक डिफरेंट है, और आपको हर किसी का सम्मान करना है, और इसी के हिसाब से जीवन को आपको बेहतर बनाना होता है। तो इतिहास की भी खूबसूरती
खूबसूरती यही है कि मोर देन वन थ्योरी दिए जाते हैं और सभी एक दूसरे को जो है काटते हैं, फिर भी सब कोई मिल के पूरा करते हैं। क्योंकि ब्रूसफुट देख सकते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट और सिविल ने जो सिद्धांत दिए वो कहीं अलग अलग तर्क दिए गए, जो स्कोप छूट गया था ब्रूसफुट के द्वारा सिविल ने उसे पूरा किया गया। तो अगर कहीं पर कोई विरोध होता है, कोई अलग बातें की जाती हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि वो चीज़ें नकारात्मक है, वो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको वो पूरा करती हैं, अपूर्णता को पूर्ण करने का कार्य करती है। जो विरोध है वो कहीं ना कहीं चैलेंज देती है और इतिहास जैसे सब्जेक्ट को बेटर बनाती है। तो हम लोग के लाइफ में भी वही होती है कि जो कमियां निकालने वाली जो जगह है, जो वस्तुएं हैं या फिर जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो संपूर्णता लाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरे की पर्सनालिटीज़ का, यहाँ पे दूसरों के विचारों का सम्मान देना बहुत ही आवश्यक है। तो इतिहास में आप लोग बहुत पढ़ेंगे आगे जाके, आप फिर आपने पढ़ा भी होगा अपने शिक्षकों से कि अलग अलग सिद्धांत अलग अलग दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। खैर, तो रेमंड और ऑल्चिन ने भी इस जगह और जीवनर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म अध्ययन किया और कहा था कि ये मवेशियों के राख से, गोबर से ही बने हैं और किसी चीज़ से नहीं बने हैं। वेंकट सुब्बैया ने भी इसका अध्ययन किया और जीवन निर्वाह पद्धति को विभिन्नता के कारण बताया कि चूँकि जीवन निर्वाह पद्धति अलग अलग था, इसीलिए इसका जो राख के ढेरों का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ मैप, इसमें किस तरह से दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थलों के नाम दिए गए। तो ये ब्लैक वाला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि ये जो आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर जो एस माउंट है, इसमें हम लोग को कुछ भी, आप एक बार नाम देख सकते हैं, परंतु आप याद रखने वाला इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है तब तक, जब तक कि दक्षिण भारत में ये जो स्टेट में पड़ता है, ये जो जगह है, वो जगह की PCS या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेरे हिसाब से चूँकि यहाँ पर लैंग्वेज कंपलसरी है कर्नाटक में और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे जगह पे, तो वहाँ पे वैसे भी मौका नहीं है तब तक, जब तक कि सिर्फ लैंग्वेज बैरियर को हटा नहीं दिया जाता है, तब तक उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाके प्रोफेसर बनने की संभावना उनकी बहुत ही कमतर ही है। फिर आगे देखते हैं कि वाटगल जो है वो 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2300 शताब्दी ईसा पूर्व तक में पत्थरों के औजार की विविधता से संबंधित वो वहाँ पे खुदाई हुई थी, खोज हुई थी। और बुद्धिहाल जो है गुलबर्ग में पड़ता है, जो आज के कर्नाटक में है, वो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धिहाल किससे संबंधित है, तो वो कर्नाटक से संबंधित है और वहाँ पे भी नवपाषाणकालीन संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। और बुद्धिहाल किससे है, तो राख के टीलों से संबंधित है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर के 4 नामों के अलावा, UPKW के अलावा बुद्धिहाल पशु पालनों के लिए जाना जाता था, वहाँ राख के टीले मिले हैं। बस इसका अध्ययन किसने किया था, तो पढ़ैया ने। बस यही तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये 3-4 पेज हम लोग का ऐसे ही समाप्त हो गया। फिर आगे देखते हैं कि नवपाषाणकालीन संबंधित ग्राम थे और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे समाज एकत्रित होना प्रारंभ हुआ, उन लोगों का समाज बनना स्टार्ट हो गया, लोग एक जगह रहने लगे। तो आपस में चूँकि जानवरों को मारने का तरीका बहुत ही पहले से ज़्यादा उपयोगी और कारगर हो गया, तो उनके पास समय बचता था, जो समय बचता था तो जानवरों का पालन करते थे और उससे भी ज़्यादा समय और उसमें कुछ लोग थे जो कृषि का कार्य करते थे। तो कहने का अर्थ है कि एक जगह रहने के बाद उन लोगों के पास समय बचने लगा, तो उन्होंने आपस में संवाद करना प्रारंभ कर दिया और जो भी सामाजिक संबंध बनने की जो अवधारणा थी, परिकल्पना थी, वो यहाँ से आने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि नवपाषाणकालीन संबंधित में ही सर्वप्रथम बार जो है आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मातृदेवी की पूजा करने का प्रमाण मिलता है। हालांकि मध्यपाषाण काल से ही मातृदेवी की पूजा का प्रारंभ मिलना स्टार्ट हो गया था, जो कि हमने देखा था बिहार के पैसरा वहाँ पे बिहार के जो बिहार के जो वो जो बिहार का जो पठारी क्षेत्र है, कैमूर जिला है, वहाँ से इसकी खोज की गई थी कि ये कहा गया था कि कैमूर जिला में जो कोल और बैगा नामक जो जनजातियाँ हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा मातृ देवी की पूजा की जाती थी। तो प्रकृति को ईश्वर मान के, प्रकृति को अपने से ऊपर मान के उसका सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है मानव समाज के विकास के लिए। और मध्यपुरा पाषाण काल से ही ये परंपरा प्रारंभ हो गई थी, परंतु नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ। और फिर आगे देखते हैं, देख सकते हैं ये पिक्चर बनी हुई है, आखेट करता हुआ एक पिक्चर है। और
उपासना, आस्था, धर्म और विश्वास। तो ये टॉपिक हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास से लाभ मिला होगा। अगर आपको कोई त्रुटियाँ दिख रही हों तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अपने वीडियोज़ में और उसमें सुधार ला सकूँ। मैं जो स्वयं व्यक्तिगत तौर पे सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ और निखार ला सकूँ, कुछ और बढ़ोतरी कर सकूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और नहीं लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।